हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। तो आज की जो अपन डिसीज़ पढ़ने वाले हैं उसका नाम है डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, तो ये आपका रोग निदान सेकंड का पार्ट है। ठीक है, मेदो व स्त्रोतस के अंतर्गत आती है। मेदो व स्त्रोतस में आयुर्वेद का पोर्शन है आपका स्थौल्य यानी कि मोटापा, कार्श यानी कि पतलापा हो जाएगा। ठीक है, पतलापन। और आपका आता है प्रमेह। ठीक है, और मॉडर्न का पार्ट में इसमें क्या आता है, तो ओबेसिटी आता है और डायबिटीज़ मेलाइटस आता है। ठीक है, तो आज अपन जो कवर करने वाले हैं वो डायबिटीज़ मेलाइटस है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या बोल रहा है, इट इज अ क्रोनिक डिसीज। अब क्रोनिक क्या होता है आप सबको पता होगा, दैट अकर्स ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड, यानी कि उसको होने में बहुत लंबा समय लगता है। ठीक है, एंड द लास्ट लॉन्गर। ठीक है, इवन फॉर अ लाइफ टाइम। ठीक है, कभी मतलब इन ये जो डिसीज रहती है ये बहुत लंबे समय तक चलती है। ठीक है, और कभी कभी जीवन पर्यंत चलती है। ठीक है, लाइफ टाइम तक चलती है। ठीक, दैट अकर्स व्हेन द ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज इंक्रीजेस, जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल यानी कि शुगर का लेवल, जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तब ये डिसीज होती है। ठीक है ना। ऑल्सो कॉल्ड ब्लड शुगर इज हायर देन द यूजुअल। ठीक है, नॉर्मल से जब ब्लड शुगर ज़्यादा हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं हम, डायबिटीज मेलाइटस। अब नॉर्मल कितनी होती है, तो 70 से 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। अगर उससे ज़्यादा हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, डायबिटीज मेलाइटस। आमतौर पर अगर आपने सुना होगा तो आपके फैमिली वाले या फिर कोई भी रिलेटिव वगैरह में एक शब्द यूज करते हैं। ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं कि हमको शुगर है। ठीक है, तो शुगर यानी कि डायबिटीज है, उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है, तो उसे हम डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। ठीक है, अब इसको अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आप इसकी थोड़ी सी प्रोसेस समझिए कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कैसे मेंटेन रहता है। ठीक है, तो देखिए, आप सबको पता होगा कि हमारे एब्डोमेन में एक ऑर्गन रहता है जिसे हम क्या कहते हैं, पेनक्रियास कहते हैं। अब पेनक्रियास क्या है, एक मिक्स्ड ग्लैंड है या फिर हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। अब हेट्रोक्राइन में क्या क्या होगा, तो एक्सोजिनस पार्ट भी होगा और एंडोजिनस पार्ट भी होगा। ठीक है, तो एक्सोजिनस पार्ट कितना रहता है इसका, 99% रहता है, और एंडोजिनस पार्ट कितना रहता है इसका, 1% रहता है। एक्सोजिनस पार्ट जो रहता है, ठीक है, आप सबको पता होगा, आप नीट में भी पढ़ के आएंगे फर्स्ट ईयर में भी, कि मेड अप ऑफ पेनक्रियाटिक एसिनी, और प्रोड्यूस क्या करते हैं, एल्केलाइन डाइजेस्टिव जूस को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं। अब इसमें क्या क्या रहते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं इसमें, कौन कौन से, जैसे ट्रिप्सिनोजन हो गया, काइमोट्रिप्सिनोजन हो गया, पेनक्रियाटिक लाइपेज हो गया, एमाइलेज हो गया, न्यूक्लियस, ये जितने भी जो डाइजेशन में मदद करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं, एल्केलाइन डाइजेस्टिव जूस को प्रोड्यूस करता है, जिसे क्या कहते हैं, पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं। और एंडोजिनस पार्ट जो रहता है, ठीक है ना, ये क्या प्रोड्यूस करता है, सेल्स को। कौन कौन सी सेल्स रहती है, तो अल्फा सेल्स रहती हैं। ये कौन से हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं, तो ग्लूकेगॉन हार्मोन। नाम से आपको समझ में आ रहा है, जो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है उसे क्या कहेंगे, ग्लूकेगॉन। ठीक है ना। तो अल्फा सेल जो रहती है वो ग्लूकेगॉन हार्मोन को इंक्रीज मतलब सिंथेसाइज करती हैं, और जो कि क्या करता है, हमारे ब्लड ग्लूकोज को लेवल को, ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है उसे इंक्रीज करने में मदद करती हैं। ठीक, और बीटा सेल्स क्या रहती हैं, वो सिंथेसाइज करती है इंसुलिन हार्मोन को। ये दोनों एकदम एंटागोनिस्टिक है। ठीक है, ग्लूकेगॉन का एंटागोनिस्टिक है इंसुलिन। अब ग्लूकेगॉन का काम क्या था, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करना, तो इंसुलिन क्या करेगा, कम करने का कैसे करेगा, तो ये करेगा, अलाउ ग्लूकोज इन ब्लड टू एंटर द सेल। सबसे पहले क्या करेगा, हमारे जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है उसको सेल्स में भेजेगा, सेल्स में क्रैब साइकिल परफॉर्म होगी और सेल्स क्या करेंगी, उसको एटीपी फॉर्म में कन्वर्ट करेगी, यानी कि हमारे बॉडी के लिए एनर्जी को जनरेट करेगी। और जो बचा हुआ ग्लूकोज रहेगा तो वो उसे क्या नाम है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर करके मसल्स की तरफ भेजेगा, स्केलेटल मसल मोस्टली जो रहती है उनकी तरफ भेजेगा और वहां पर स्टोर करने का काम करेगा, है ना। तो बीटा सेल्स का काम क्या हो गया, ब्लड में अल्टीमेट गोल इसका ये है कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करना। आइदर उसे कैसे करेगी, तो वो सेल्स की तरफ भेजेगी ताकि सेल्स जो रहती है उस ग्लूकोज को, ब्लड में जो ग्लूकोज है उसे यूज करके और एटीपी का फॉर्मेशन करे, और अगर बच जाता है एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज रहता है तो उसे ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करके, ठीक है, और स्केलेटल मसल, चीफली स्केलेटल मसल्स में स्टोर करवाता है। और डेल्टा सेल्स जो रहती हैं वो किसका प्रोडक्शन करती है, सोमेटोस्टेटिन का। ठीक है, तो ये हमारे हो गए पेनक्रियाज के हॉर्मोन्स। ठीक है, अब जैसे ही हमने क्या नाम है कोई भी मील ली या फिर खाना खाया तो हमारे ब्लड में क्या हुआ, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हुआ। तो पेनक्रियाज क्या करेगा, अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो चुका है तो बीटा सेल्स क्या कर रही थी, इंसुलिन का सिक्रीशन कर रही थी। इंसुलिन क्या कर रहा था, हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करने की मतलब कोशिश कर रहा था। तो जैसे ही हमने कोई भी मील ली और हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हुआ तो पेनक्रियाज क्या करेगा, इंसुलिन हार्मोन को सिक्रिएट करेगा। कहाँ से सिक्रिएट करेगा, बीटा सेल से। और वो क्या करेगा,
ग्लूकोज के अपटेक को इंक्रीज कर देगा। अपटेक का मतलब यही है कि सेल्स के पास भेजेगा, सेल्स उस ग्लूकोज को यूज करके एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे, या फिर दूसरा क्या होगा, उसे ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करके और स्केलेटल मसल्स या फिर दूसरी मसल्स के पास भेजेगा और वहां पर उसे स्टोर करवाएगा। तो जैसे ही उसने एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट करवाया और उसे ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करके स्केलेटल मसल्स के पास भेजा, तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल कम हो गया। ठीक है, अब ये कुछ टर्म्स आते हैं, इसको पहले समझिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है, ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन या फिर सिंथेसिस, और लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। ठीक है, तो हमारे ब्लड में जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जा रहा है तो हमारा ब्लड क्या कर रहा है, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है, कन्वर्ट करके हमारी मसल्स के पास भेज रहा है कि आप इसे स्टोर कर लीजिए, और जब भी हमको ज़रूरत पड़ेगी तो वापस से हम उस ग्लाइकोजन को वहाँ से निकाल लेंगे और उसे ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट करके और ब्लड में भेज देंगे जब हमको ज़रूरत पड़ेगी तो। अब जेनेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस या फॉर्मेशन, और लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन होना। तो ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है, यानी कि समझ में ही आ रहा है ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन। तो ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन कैसे होगा, ग्लूकोज से होगा। ठीक है ना, तो कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन कब होगा, जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा तो उसे क्या कर देंगे, इंसुलिन क्या कर देगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करके स्केलेटल मसल्स के पास भेज देगा ताकि आप उसे स्टोर करिए। तो ग्लाइकोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज। ठीक, अब ग्लूकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस ये दोनों सेम वर्ड है। अब देखिए, जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो हम क्या करते हैं, जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन था स्केलेटल मसल में उसको लेकर के आते हैं और उसे वापस ब्रेक डाउन कर लेते हैं ग्लूकोज में, ताकि हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बराबर बना रहे। ठीक है, तो ग्लूकोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज अब कैसे होगा, तो ग्लाइकोजन के ब्रेक डाउन से, क्योंकि ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर था स्केलेटल मसल से, है ना। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी कि ब्रेक डाउन होना, तो ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होना ग्लूकोज में। ठीक है, ये दोनों सेम वर्ड है, इसका मतलब होता है ग्लूकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन अगर ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज में तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज तो हो ही रहा है ना। तो फॉर्मेशन बाय द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज तो क्या होता है, ग्लूकोजेनेसिस, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी सेम ही है, ब्रेक डाउन ऑफ या फिर कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन और ग्लूकोज का फॉर्मेशन, यहाँ पे वर्ड आ रहा है एक नियो, नियो का मतलब होता है यहाँ पर ऐसा आप सोच सकते हो कि जेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन और ग्लूको मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन, तो किससे होगा, नियो अगर आ गया है तो एमिनो एसिड और फैटी एसिड से, है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम एमिनो एसिड और फैटी एसिड इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, तो जब हमारे ब्लड में इंसुलिन का ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया था तो पेनक्रियाज ने इंसुलिन को सिक्रीट किया। इंसुलिन ने पहला काम क्या किया, ग्लूकोज के अपटेक को इंक्रीज किया, यानी कि उसे सेल्स के पास भेजा और सेल्स जो रहते हैं उसे एटीपी के फॉर्म में, ठीक है, कन्वर्ट कर रही हैं और ग्लूकोज को यूज कर रही हैं। दूसरा क्या कर रहा है, ये ग्लाइकोजेनेसिस को इंक्रीज कर रहा है, यानी कि जो ग्लूकोज हमारे ब्लड में था उसे ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करके, ग्लाइकोजेनेसिस यानी कि ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करके और स्केलेटल मसल्स के पास भेज रहा है कि आप इसे स्टोर कर लीजिए। और ग्लूकोनियोजेनेसिस को डिक्रीज कर रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम एमिनो एसिड एंड फैटी एसिड, उसको डिक्रीज कर रहा है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इसमें हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो जा रहा है। और जब अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अगर बढ़ जा रहा है तो क्या कर रहा है, पेनक्रियाज सिक्रीज कर रहा है या फिर कम हो जा रहा है ना। तो क्या कर रहा है, पेनक्रियाज ग्लूकेगॉन का सिक्रीशन कर रहा है। ग्लूकेगॉन क्या कर रहा है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कर रहा है, यानी कि ग्लाइकोजन को ब्रेक कर रहा है ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज का अमाउंट हमारे ब्लड में इंक्रीज कर रहा है। दूसरा क्या कर रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कर रहा है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम एमिनो एसिड एंड फैटी एसिड, अल्टीमेटली क्या कर रहा है, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा है। तो ये एक बेसिक प्रोसेस है इंसुलिन और ग्लूकेगॉन हार्मोन की, कि ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन कर करके रखते हैं। इन दोनों में अगर थोड़ी बहुत भी दिक्कत हुई या फिर ग्लूकेगॉन का सिक्रीशन बढ़ गया या इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो गया तो ये अल्टर करेगा किसको, ग्लूकोज के लेवल को हमारे ब्लड में। ठीक है, तो ये नॉर्मल प्रोसेस थी। अब चलिए बढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन की ओर। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखिए क्या है। अब देखिए यहाँ पे था नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ इंसुलिन, हमने देख लिया नॉर्मल फंक्शनिंग, जैसे ही हमने फूड या फिर मील लिया तो ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड में इंक्रीज हुआ। ग्लूकोज के लेवल ब्लड में इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ, पेनक्रियाज ने इंसुलिन को प्रोड्यूस किया। इंसुलिन ने क्या किया, सबसे पहले कि सेल्स की तरफ भेजा उसे, और सेल्स जो रहती हैं उस ग्लूकोज को यूज करके एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट करी, और दूसरा जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच जा रहा है, ठीक है, उसे हम क्या कर रहे हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं, चीफली कहाँ पर, स्केलेटल मसल्स पर। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन क्या है, ग्रुप ऑफ
मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स यानी कि समझ पा रहे हो, कमी हो जाना या फिर बढ़ जाना, ठीक है। टू मच ऑफ सम सब्सटेंसेस या फिर टू लिटिल ऑफ अदर वंस दैट यू नीड टू स्टे हेल्दी। मतलब कोई ऐसे सब्सटेंसेस का मतलब यहाँ पे हार्मोन से लिया गया, इंसुलिन या फिर ग्लूकेगॉन का बढ़ जाना या फिर घट जाना, ठीक है। और ग्रुप ऑफ से मतलब यहाँ पे ग्रुप मतलब बहुत सारी कुछ चीजें हो जाना, क्लस्टर ऑफ द कंडीशन विच इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ सच एज हार्ट डिसीज हो जाएगा, स्ट्रोक वगैरह। तो ये एक लाइन का मतलब क्या हुआ अल्टीमेटली, कि कुछ हार्मोन्स का बढ़ जाना या फिर घट जाना, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमें रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज या फिर स्ट्रोक वगैरह हो जाना। तो ये सारी कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। हाइपर से मतलब समझ में आ रहा होगा बढ़ जाना, ठीक है, और ग्लाइसीमिया यानी कि ग्लूकोज का लेवल। तो इंक्रीज ब्लड शुगर, ठीक है, इज नोन एज हाइपरग्लाइसीमिया। तो ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसीजेज कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है, इट इज नोन एज क्या, डायबिटीज मेलाइटिस। अब हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन आ रही है, तो ये क्यों आ रही है, किसके कारण आ रही है, तो वो देखिए, डिफेक्ट ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन, इंसुलिन का सिक्रीशन ही नहीं होगा, इंसुलिन का सिक्रीशन ही नहीं होगा तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, तो हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन आ गई। दूसरा क्या है, डिफेक्ट ऑफ इंसुलिन एक्शन, ठीक है, अगर इंसुलिन जो रहता है अगर काम ही नहीं कर पाएगा, अपनी जगह पे जा करके बॉन्ड नहीं कर पाएगा और उस चीज को एक्शन में नहीं लेके आ पाएगा, तो उसकी वजह से भी हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा और हाइपरग्लाइसीमिया, या फिर इन दोनों वजह से, बोथ मेंशन्ड एवल, या तो इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाए या फिर इंसुलिन अपना एक्शन ना दिखा पाए। चलिए अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो डायग्नोस कैसे करोगे, सबसे पहले तो आपको नॉर्मल वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी तो आप उसके कम या फिर ज़्यादा को पहचान पाओगे। तो नॉर्मल ग्लूकोज लेवल कितना होता है, 70 से 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब यहाँ पे कुछ डायग्नोसिस के लिए टेस्ट बताए हुए हैं, जिससे आप आसानी से पता कर पाओगे कि पर्सन को डायबिटीज़ है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या आ रहा है, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज। फास्टिंग का मतलब ये आपको समझ में आ रहा होगा, उपवास करना, लंघन करना, ठीक है, व्रत रखना, ठीक है ना, फास्ट करना, मतलब काफ़ी टाइम से उसने कुछ खाया नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यू हैड नथिंग टू ईट और ड्रिंक एक्सेप्ट वाटर फॉर 8 to 12 आवर्स बिफोर टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर आपको 8 से 12 घंटे पहले, है ना, कुछ खाया पिया ना हो पेशेंट ने, ठीक है, और सिर्फ पानी पी सकता है, उसमें पानी में तो ग्लूकोज का, है ना, तो सिर्फ खाया पीना नहीं है 8 से 12 घंटे तक। तो फास्टिंग ग्लूकोज प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल तब होता है जब पेशेंट जो रहता है रात में से सो करके सुबह टेस्ट करवाने आ जाता है। तो रात में सोएगा तो वो 8 से 10, स्वाभाविक सी बात है कि 8 से 12 घंटे तक कुछ खाएगा पिएगा नहीं, है ना, तो वो फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट रहता है कि पेशेंट सुबेरे आता है और हम उसका टेस्ट करते हैं। तो उसमें भी अगर ग्रेटर देन 126 रहता है या फिर उसके इक्वल रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, डायबिटीज़ की कंडीशन कहते हैं, कि 8 से 12 घंटे तक पेशेंट ने ना कुछ खाया है ना ग्लूकोज का इंटेक लिया हुआ है, ठीक है, फिर भी उसका लेवल जो है ग्लूकोज का ब्लड में ग्रेटर देन 126 आ रहा है, तो उसके हम क्या कहेंगे, ठीक है ना, डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन है, ठीक। उसके बाद क्या है, रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज। रैंडम यानी कि रैंडमली, आपको नाम से ही समझ में आ रहा, कभी भी, वेदर यू हैव, है ना, टेकन द मील और रिसेंटली ईटेड, या फिर नहीं खाया हुआ है, आपने उपवास किया है, ये सब जो रहते हैं कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाएंगे टेस्ट पे, आप कभी भी करवा लीजिए। और अगर पेशेंट का टेस्ट जो रहता है ना, ये ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल ग्रेटर देन 200 मिलीग्राम आता है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन कहेंगे। 2 आवर प्लाज्मा ग्लूकोज, जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, 2 घंटे पहले जो रहता है आपने उसको पेशेंट को ग्लूकोज का इंटेक करवाया है ना, और उसके बाद 2 घंटे के बाद आपने उसका टेस्ट लिया और उसका 200 से ज़्यादा आ रहा है, तो वो डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन है। अब ये समझने वाली चीज़ है, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c लेवल जो रहता है, ठीक है। अब इसमें अगर पेशेंट का हमको देखना है कि हमने जो दवाइयाँ दी हैं पेशेंट ले रहा है उसमें रिकवरी हो रही है कि नहीं हो रही है, तो उसके लिए ये टेस्ट करवाया जाता है। इसमें क्या रहता है, ओवरव्यू रहता है प्रीवियस फ्यू मंथ्स का, ठीक है ना, 3-4 महीने पहले से पता चल जाए कि पेशेंट को फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसका बढ़ रहा है, क्या नाम है, डायबिटीज शुगर लेवल मेंटेन है कि नहीं है, तो ये जो टेस्ट रहता है ये इस चीज़ को परफॉर्म करता है। इसमें क्या होता है बेसिकली कि आरबीसी जो रहती है, आरबीसी में हमारे हीमोग्लोबिन रहता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, कैरी करता है ऑक्सीजन को, ठीक है। तो जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो रहता है, ठीक है ना, बढ़ा रहता है, तो ग्लूकोज जो रहता है, ग्लूकेट्स जो रहते हैं हीमोग्लोबिन से आकर के स्टिक हो जाते हैं, और ये 2 से 3 महीने तक यहाँ पर स्टिक रहते हैं। और जितना ज़्यादा हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा रहेगा, उतने ज़्यादा ग्लूकेट्स जो रहेंगे वो हमारे हीमोग्लोबिन से अटैच्ड रहेंगे। तो जब हम टेस्ट करवाएंगे तो ये जो नंबर है, ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है कि पोर्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन होल्डिंग ग्लूकोज, कितना हीमोग्लोबिन जो रहता है, ठीक ना, ग्लूकोज को होल्ड करके रखा है, ठीक है, तो उसको अमाउंट को बता रहा है।
समझ पा रहे हैं कि आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन रहता है वो कैरी करता है ऑक्सीजन को। अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो रहा है तो उतने ज़्यादा ग्लूकेट्स जो रहते हैं हमारे हीमोग्लोबिन से स्टिक हो जाते हैं और वो 2 से 3 महीने तक रहते हैं। और जितना ज़्यादा नंबर आता है उसका मतलब ये कि उतने ज़्यादा ग्लूकेट्स जो रहते हैं हीमोग्लोबिन से बाइंड है, यानी कि उतना ज़्यादा हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये कंडीशन रहती है कि अगर आपको ओवरव्यू लेना हो पेशेंट का कि प्रीवियस फ्यू मंथ्स में उसका मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल कैसा है, तो उसके लिए ये टेस्ट परफॉर्म करवाया जाता है, हीमोग्लोबिन ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c लेवल। ठीक है, अब देखते हैं इसकी कंडीशंस देखते हैं। नॉर्मल यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल जो रहेगा नॉर्मल रहेगा। ठीक है, प्री डायबिटीज की कंडीशन क्या होती है? प्री डायबिटीज की कंडीशन वो होती है कि जब ब्लड में हमारे शुगर का लेवल बढ़ तो जाता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है कि हम उसे डायबिटीज की कंडीशन कहला दें। ठीक है, कह दें तो हमारे ब्लड में नॉर्मल से ब्लड ग्लूकोज लेवल का ज़्यादा हो जाना लेकिन इतना ज़्यादा ना होना कि वो डायबिटीज़ को कंफर्म कर दे या फिर हम उसे डायबिटिक मेलाइटस की कंडीशन कह दें, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्री डायबिटीज़। ठीक है, तो HbA1c में अगर 5.7 तक आ रहा है तो उसे नॉर्मल कहेंगे, 5.7 से 6.4 तक आ रहा है तो उसे प्री डायबिटीज़ की कंडीशन कहेंगे, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 6.5 आ रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे? डायबिटीज़ की कंडीशन। फास्टिंग ग्लूकोज लेवल की आपने 8 से 12 घंटे तक पेशेंट को कुछ नहीं खिलाया है, उसने कोई भी ग्लूकोज का इंटेक नहीं दिया, उसके बाद अगर आप उसका टेस्ट कर रहे हो तो 99 से कम आ रहा है। स्वाभाविक सी बात है, अगर आपने 8 से 10 घंटे के लिए पेशेंट को कुछ भी नहीं दिया है, ग्लूकोज का इंटेक नहीं दिया है, तो हम जब रात में सो रहे हैं तो हमारे मतलब सिस्टम्स तो वर्क कर रहे हैं, हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम वर्क कर रहा है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क कर रहा है, तो हमारे जो सिस्टम्स वर्क कर रहे हैं उसको वर्क करने के लिए एनर्जी तो चाहिए ही। तो हमारा सेल्स क्या करेंगी? जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल प्रेजेंट है उसको यूज़ करके एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ताकि हमारी हार्ट बीट, रेस्पिरेटरी सिस्टम ये सब वर्क करता रहे। तो बेसिकली हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है ना। तो ग्लूकोज का लेवल अगर 99 से कम रहेगा तो उसे नॉर्मल कहेंगे, फास्टिंग की बात करें है ना। और अगर 100 से 125 तक रहेगा तो उसे प्री डायबिटीज़ की कंडीशन कहेंगे, और ग्रेटर देन 126 और इक्वल टू 126 होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? डायबिटीज़ की कंडीशन कहेंगे। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में क्या होगा? अगर लेस देन क्या नाम है 139 है तो उसे हम नॉर्मल कंडीशन कहेंगे, 140 से 199 तक रहेगा तो प्री डायबिटीज़ की कंडीशन, और ग्रेटर देन 200 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डायबिटीज़ की कंडीशन। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट यानी कि जो हम रैंडमली प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट करवा रहे थे कि कभी भी करवा ले रहे हैं, आइदर द पेशेंट हैव टेकन द मील और नॉट, है ना, उसने कुछ खाया हो या फिर नहीं खाया, उससे टेस्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हमने क्या क्या देख लिया? डेफिनेशन देख ली है और डायग्नोसिस के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं, ठीक है, वो सब देख लिया। अब चलिए बात करते हैं ग्लूकोज के होम्योस्टेसिस की। होम्योस्टेसिस का मतलब आपको समझ रहा है, ठीक है, बैलेंस मेंटेन करना। आप बैलेंस किस में मेंटेन करेंगे? इंसुलिन और ग्लूकेगॉन हार्मोन जो है वो हमारे बॉडी में ग्लूकोज के ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखते हैं। तो होम्योस्टेसिस किसके बीच में होगा? बैलेंस बिटवीन इंसुलिन और ग्लूकेगॉन हार्मोन, ठीक है, विच कैन मेंटेन द ब्लड शुगर लेवल, जो हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं। तो उसमें अगर होम्योस्टेसिस हो, अब ये बताइए, हम आयुर्वेद में भी पढ़ते हैं तो उसमें भी क्या होता है? दोषों की अगर साम्य अवस्था रहती है, ठीक है, तो दोष क्या रहते हैं? कोई भी व्याधि को उत्पन्न नहीं करते। लेकिन अगर दोष हमारे साम्य अवस्था से कम हो जाते हैं या फिर बढ़ जाते हैं, यानी कि उनका क्षय हो जाता है या फिर वृद्धि हो जाती है, तो वो क्या करते हैं? व्याधि को उत्पन्न करते हैं। उसी तरीके से अगर इंसुलिन और ग्लूकेगॉन का लेवल जो अगर हमारे ब्लड में, ठीक है ना, बॉडी में अगर सही तरीके से रहेगा, उनका बैलेंस बना रहेगा, तो हमारे बॉडी में कोई भी डिसीज नहीं होगी। हम उसे क्यों कहेंगे कि डायबिटीज है? लेकिन इनका लेवल इम्बैलेंस हो जाना, ठीक है ना, या फिर अल्टर हो जाना, जिसकी वजह से हमारे ग्लूकोज का लेवल ब्लड में अल्टर हो जाना, जिसे हम कहते हैं डायबिटीज की कंडीशन। तो ये जो ग्लूकोज की होम्योस्टेसिस है, जो बैलेंस बना हुआ है इंसुलिन और ग्लूकेगॉन का, इसको अल्टर करने के लिए जो रहता है रेगुलेट करती है 3 इंटर रिलेटेड प्रोसेस। कौन कौन सी? पहली है इसमें ग्लूकोज का प्रोडक्शन जो कि लीवर से हो रहा है। तो हमने जो प्रोसेसेस पढ़ी थी, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोजेनेसिस, तो ये सारी प्रोसेस जो रहती हैं अगर अल्टर हो जाएंगी तो वो क्या इम्बैलेंस कर देगी? ग्लूकोज की होम्योस्टेसिस को हमारे ब्लड में। दूसरा क्या है? ग्लूकोज का जो अपटेक हो रहा था, यानी कि सेल्स उसे यूज कर रही थी, एनर्जी का फॉर्मेशन कर रहा था, और जो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज हमारे ब्लड में बचा हुआ था उसे क्या कर रही थी? हमारे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके और चीफली स्केलेटल मसल्स में जाकर के स्टोर करवा दे रही थी। तो अगर इसमें अगर इम्बैलेंस हो जाएगा तो वो क्या करेगा? फाइनली अल्टीमेटली ग्लूकोज की होम्योस्टेसिस को हमारे ब्लड में अल्टर कर देगा। तीसरा क्या है? एक्शन ऑफ इंसुलिन एंड काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन। कौन सा? ग्लूकेगॉन। अगर इनके एक्शन में भी अल्टरेशन आ गया है ना, घट बढ़ गए हैं, तो फिर क्या होगा? ये भी अल्टर कर देगा होम्योस्टेसिस को। तो ये 3 प्रोसेस के ऊपर, 3 इंटर रिलेटेड प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है। कौन कौन सी? ग्लूकोज प्रोडक्शन फ्रॉम इन द लीवर, दूसरा ग्लूकोज अपटेक,
ठीक है, चीफली बाय द स्केलेटल मसल, और तीसरा एक्शन ऑफ इंसुलिन एंड काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन कौन सा, ग्लूकागॉन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम किसकी, हार्मोनल मैकेनिज्म की। ठीक है, हार्मोनल मैकेनिज्म में कौन सा आता है, जैसे देखिए ड्यूरिंग फास्टिंग हम जब खाना खा रहे हैं, खाना नहीं खाया है, ठीक है, उपवास कर रहे हैं, 8 से 10 घंटे तक हमने खाना नहीं खाया है, और जैसे कि हमने बात की अगर हम खाना नहीं खा रहे हैं तो हमारे सिस्टम तो वर्क कर रहे हैं, हमारे सिस्टम वर्क कर रहे हैं तो क्या होगा उसमें, हमारा बॉडी का ग्लूकोज लेवल जो है वो यूज़ हो रहा है लगातार, लगातार हमारे बॉडी का ग्लूकोज लेवल यूज़ हो रहा है तो ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। तो अगर हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो चुका है तो हम क्या करेंगे, ग्लूकागॉन हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाएगा ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करे। दूसरा क्या होगा, इंसुलिन का लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, हमारे बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने का काम करता है। किससे रेगुलेटेड होगी, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन फ्रॉम द अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड, ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी कि ब्रेक डाउन होना ग्लाइकोजन का किस में, कन्वर्ट होकर के ग्लूकोज में, तो अल्टीमेटली ये क्या करेगा, ग्लूकोज के लेवल को हमारे बॉडी में बढ़ा देगा, और ग्लाइकोजन का सिंथेसिस होना ताकि ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो। फॉलोइंग अ मील, हमने जब खाना खाया तो जैसे ही खाना खाया तो हमारे ब्लड में क्या हुआ, ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया तो हमको क्या करना पड़ेगा, ग्लूकागॉन को लो करना पड़ेगा और हाई इंसुलिन को हाई करना पड़ेगा, ताकि जो बढ़ा हुआ ग्लूकोज है हमारे ब्लड में उसे वो कम कर सके। ठीक है, और ग्लूकोज के अपटेक को इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी कि उसे स्टोर करवाना पड़ेगा मेनली किसमें, स्केलेटल मसल्स में। ठीक है, और उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एनर्जी के फॉर्म में। चलिए अब बात करते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस। टाइप 1, देखिए दो टाइप के डायबिटीज होते हैं, एक होता है टाइप 1 और एक होता है टाइप 2। टाइप 1 जो होता है वो कौन सा होता है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस, मतलब पेशेंट को कंटिन्यूअसली इंसुलिन लेने की ज़रूरत पड़ती है, उसमें एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हो जाता है, मतलब इंसुलिन जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है हमारे ब्लड से, बीटा सेल्स जो रहती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमको बाहर से या तो इंजेक्शंस के थ्रू इंसुलिन हमेशा परमानेंट देना ही पड़ता है। ठीक है, और दूसरा जो होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस, कि पेशेंट अगर अपना अच्छी तरीके से डाइट लेगा, एक्सरसाइज करेगा और कुछ ड्रग्स वगैरह लेता रहेगा तो उसको बाहर से इंसुलिन को सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, बेसिकली है। तो पैथोजेनेसिस अगर हम देखेंगे टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस की, तो इट इज अ ऑटो इम्यून डिसीज। ठीक है, ऑटो इम्यून डिसीज किससे हो रही है, बाय इम्यून इफेक्टर सेल्स, और ये बेसिकली क्या करवा रहे हैं, बीटा सेल्स जो है हमारे उनको डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को जो रहता है, ठीक है, डिस्ट्रक्शन कर दे रहे हैं, जिससे अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हमारा बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, और बीटा सेल्स की डिस्ट्रॉय होने की वजह से इंसुलिन पूरी तरीके से खत्म हो जा रहा है, और इंसुलिन की खत्म होने की वजह से ग्लूकोज में लेवल बढ़ जा रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस। ठीक है, तो पैथोजेनेसिस इसकी है बेसिकली इट इज ऑटो इम्यून डिसीज। ठीक है, किससे होता है, इम्यून इफेक्टर सेल जो रहती है हमारे डिस्ट्रॉय कर देते हैं किसको, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स को, जिसकी वजह से बीटा सेल्स जो रहती है हमारे डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, और अल्टीमेटली इंसुलिन का लेवल भी कम हो जाता है। ठीक है, इसकी वजह से हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। अब बात करते हैं टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस। इसमें क्या होता है, जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर दोनों प्ले करते हैं। ठीक है, जेनेटिक फैक्टर में क्या होगा, जो हमारे रिलेटिव्स रहते हैं उनको 5 to 10% हायर रिस्क रहता है एज कम्पेयर टू जो हमारे रिलेटिव नहीं है। ठीक है, विदाउट अ फैमिली हिस्ट्री। जैसे अगर आपके पास कोई पेशेंट आया है, ठीक है, उसके फैमिली में अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसको 5 to 10% ज़्यादा रिस्क रहेगा एज कम्पेयर टू ऐसा पेशेंट जिसके फैमिली हिस्ट्री नहीं है, जिसके फैमिली हिस्ट्री में किसी को डायबिटीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये जेनेटिक फैक्टर हो जाएगा। अब एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या होता है, ओबेसिटी। ठीक है, ओबेसिटी जब अगर मोटापा आ जाता है तो ये इंक्रीज कर देता है हाई रिस्क ऑफ डायबिटिक मेलाइटिस। बेसिकली क्या होता है, सेंट्रल ओबेसिटी जिसको हम कहते हैं सामान्य भाषा में तोंद निकल आना। ठीक है, सिर्फ एब्डोमेन के पार्ट में जो रहता है फैट का डिपोजिशन हो जाना, एक्यूमुलेशन हो जाना। ठीक है ना, सेंट्रल ओबेसिटी। इसमें क्या होता है, कार्डिनल मेटाबॉलिक एबनॉर्मेबिलिटी हो जाती है, यानी कि घट जाना या फिर बढ़ जाना। ठीक है, इंसुलिन का रेजिस्टेंस होने लगता है। ठीक है, और सीडेंटरी लाइफ साइकिल यानी कि आलसी। ठीक है, लाइफ साइकिल मतलब बैठा है तो बैठा ही रहेगा, ज़्यादा काम दाम नहीं करेगा, कुर्सी पे बैठे रहने वाला दिन भर काम जो रहता है सीडेंटरी लाइफ साइकिल। इसकी वजह से क्या होगा, बेसिकली ओबेसिटी इंक्रीज होगी, और ओबेसिटी जो रहता है, ठीक है ना, रिस्क को इंक्रीज कर देता है डायबिटिक मेलाइटिस के। ठीक है, तो ये दोनों जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर जो रहते हैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस में। अब इसके मेटाबॉलिक डिफेक्ट क्या होते हैं,
तो 2 कार्डिनल मेटाबॉलिक डिफेक्ट, यानी कि कार्डिनल का मतलब है यहाँ पे प्रत्यात्म लक्षण। प्रत्यात्म मतलब जैसे ज्वर हो गया है, किसी को फीवर हो गया है, तो फीवर का प्रत्यात्म लक्षण क्या होगा, संताप होगा, ताप यानी कि टेम्परेचर का बढ़ जाना, ठीक है। तो पूरे शरीर में टेम्परेचर का बढ़ जाना, ये ज्वर का क्या होगा, एक कार्डिनल सिम्टम है, यानी कि प्रत्यात्म लक्षण इसे कहते हैं, ठीक है। कि जैसे अगर आपको कि फीवर हो गया है, किसी को बुखार उखार हो गया, तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेम्परेचर देखेंगे, ठीक है ना। टेम्परेचर अगर इंक्रीज रहेगा तो हम उसे क्या कह देते हैं कि मतलब इसका शरीर गर्म है और इसको बुखार है, फीवर है, ठीक है। तो प्रत्यात्म लक्षण, ठीक है। तो कार्डिनल साइंस कौन कौन से हो जाएंगे इसमें, कि इंसुलिन का जो रहता है रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, पेरीफेरल रेजिस्टेंस टू इंसुलिन एक्शन, ठीक है। इंसुलिन एक्शन में जो रहता है, ठीक है ना, रेजिस्टेंस ऑफर्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से इंसुलिन पूरी तरीके से काम नहीं कर पाएगा। और दूसरा क्या है, इनएडिक्वेट इंसुलिन का सिक्रीशन, इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं हो, कैसे, बीटा सेल्स का डिसफंक्शनिंग हो जाएगी, तो जिसकी वजह से इनएडिक्वेट इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। पहले वाले में क्या हो रहा था, इंसुलिन में रेजिस्टेंस हो रहा था, ऑफर हो रहा था, जिसकी वजह से पेरीफेरल टिश्यूज से, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रहा था, ठीक है। और इसमें इंसुलिन का सिक्रीशन में जो होता है दिक्कत जा रही है, किसकी वजह से, बीटा सेल्स की डिसफंक्शनिंग की वजह से। तो ये 2 कार्डिनल मेटाबॉलिक डिफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस की, ठीक। इसमें क्या होता है बेसिकली, अगर इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो रहा है तो बेसिकली अल्टर क्या कर देगा, वो हाइपरग्लाइसीमिया, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देगा। अभी क्यों हो रहा है, तो उसके 2 कारण है, एक ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होने लगेगा, अमीनो एसिड और फैटी एसिड जो रहती कन्वर्ट कर देंगे ग्लूकोज को, जिसकी वजह से हाई फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल जो रहता था, जो हम फास्टिंग में टेस्ट करे थे, ग्रेटर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, वो हो जाएगा, ठीक है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। और दूसरा, ग्लूकोज अपटेक अगर जो रहता है, ठीक है ना, कम हो जाएगा, या फिर ग्लाइकोजिनोलाइसिस होने लगेगी, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होने लगेगा, ठीक है, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज का अपटेक जो रहता है स्केलेटल मसल से, वो कम होने लगेगा और ग्लाइकोजिनोलाइसिस होने लगेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ठीक है, पोस्ट प्रेंडियल, प्रेंडियल मतलब मील, ठीक है ना, ब्लड ग्लूकोज जो रहेगा वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली पैथोजेनेसिस की, टाइप 1 और टाइप 2 की, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्लिनिकल फीचर्स की, ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले हम देखते हैं टाइप 1 के, है ना, और टाइप 2 के। टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस जो रहती है, ठीक है ना, किसी भी एज में हो सकता है, ठीक है ना, इसमें छोटे बच्चे भी अफेक्टेड रहते हैं, ठीक है ना, और एडल्ट्स भी रहते हैं और ओल्डर एज भी रहते हैं, किसी एज में भी हो सकता है। मोस्टली जो रहता है ये अंडर 20 रहता है, ठीक है ना, अंडर 20 की एज में जो रहता है ज़्यादा होता है। टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस आपने सुना होगा कि पैदा होते ही उसे इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ रहे हैं, इतना ज़्यादा क्या नाम है, इंसुलिन का एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ इंसुलिन में भी मिनिमल बिकॉज ऑफ ऑन गोइंग, ठीक है, एंडोजीनस इंसुलिन सिक्रीशन, यानी कि समझ पा रहे ऑन गोइंग, कहीं चले गए हैं, इंसुलिन का सिक्रीशन हो ही नहीं रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, हनीमून पीरियड कहते हैं, कि इंसुलिन कहीं चला गया है और इंसुलिन है ही नहीं उसकी बॉडी में, एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी हो गई है इंसुलिन की, ठीक। क्यों, क्या हो रहा है, देयर आफ्टर बीटा सेल्स रिजर्व्स इज एग्जॉस्टेड, जो भी बीटा सेल्स पड़ी रहती हैं वो खत्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमको इंसुलिन की रिक्वायरमेंट देनी पड़ती है, बाहर से देना पड़ता है इंसुलिन के इंजेक्शन वगैरह कंटिन्यूसली, इसीलिए इसका नाम भी है इंसुलिन डिपेंडेंट, इंसुलिन पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। और कहाँ से देंगे इंसुलिन, तो हम बाहर से किसी भी रूट से देंगे, ठीक है। तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस, ठीक है, ये किसी भी एज में हो सकता है, पहली चीज हमने ये देखी। दूसरी चीज इसमें क्या होता है, हनीमून पीरियड पे चले जाते हैं, ठीक है ना, इंसुलिन सिक्रीशन, बीटा सेल्स जो रहती हैं वो एग्जॉस्टेड हो जाती है, इंसुलिन की रिक्वायरमेंट रहती है बहुत ज़्यादा, इसमें हमको इंसुलिन बाहर से इंजेक्ट करनी पड़ती है, ठीक। टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस जो रहती है, ठीक है ना, टिपिकली ओल्डर एज में होता है, 40 के बाद। क्यों होता है, क्योंकि 40 के बाद बेसिकली काम करने में मतलब इतना ज़्यादा फुर्ती नहीं रहती, ओबेसिटी बढ़ने लगती है, मोटापा बढ़ने लगता है, ठीक है ना। तो 40 ईयर्स के बाद बेसिकली टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस के पेशेंट आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब इस समय क्या हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी जो रहती है, ठीक है, चिल्ड्रंस वगैरह में, ठीक है, बढ़ती जा रही है। क्यों, सीडेंटरी लाइफ साइकिल, ठीक है ना, आलसी लाइफ साइकिल के कारण, बैठे बैठे रहने के कारण ओबेसिटी बढ़ रही है। और बच्चों में, ठीक है, एडोलेसेंट्स में इनका फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज हो रही है। क्या होगा, फटीग हो जाएगी, थकान लगने लगेगी, डिजीनेस, चक्कर मारेगा, ठीक है, ब्लड विजन आ जाएगा, धुंधला दिखेगा, तो ये सारे सिम्टम्स हैं। एक ट्रायट होती है, ठीक है, ट्रायट ऑफ डायबिटिक मेलाइटिस, यानी 3 मेन साइंस रहते हैं डायबिटीज के, ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। एक तो पॉलीयूरिया, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन इंक्रीज हो जाएगा, पॉलीडिप्सिया, ठीक है, अब यूरिनेशन का फॉर्म में मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन हो रहा है तो क्या होगा, गला सूखेगा, ठीक है, तो इंक्रीज थर्स्ट, ठीक है। और क्या होगा, पॉलीफेजिया, यानी कि उसको भूख लगेगी। तो 3 ट्रायड है, क्या क्या, उसको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, और फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। अब लास्ट में हम बात करते हैं
मेजर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटिक मेलाइटिस, इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होंगे, तो आई में क्या होगा, कैटरेक्ट हो जाएगा, रेटिनोपैथी हो जाएगा, ग्लूकोमा हो जाएगा। किडनी में क्या होगा, तो नेफ्रोपैथी वगैरह हो जाएगा। न्यूरोपैथी में क्या हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये जो रहेगा इफेक्ट करेगा, हमारे नंबनेस आ जाएगी हमारे बॉडी में, यानी कि सूनापन आ जाएगा, ठीक है। और गैंग्रीन वगैरह का जो रहता है, ठीक है ना, फॉर्मेशन हो जाएगा। गैंग्रीन बेसिकली क्या होता है, डेड टिश्यू होता है। डेड टिश्यू किसकी वजह से बनता है, या तो इन्फेक्शन हो जाएगा, या तो उस पार्ट में अगर ब्लड का फ्लो नहीं हो पा रहा है तो ब्लड टिश्यू जो रहती है वो डेड हो जाती है, जिसे हम गैंग्रीन कहते हैं, ठीक है। ब्रेन में क्या होगा, तो ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक्स आने लगेंगे, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होने लगेगा। हार्ट में क्या होगा, तो हार्ट रिस्क इंक्रीज हो जाएगा। सबसे पहले हम डेफिनेशन में बात करके आए हैं ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसीजेस। अब तक हमने बात करी थी कि क्या होगा जिसकी वजह से रिस्क हो जाएगा, हार्ट डिजीज होने का चांसेस बढ़ जाएंगे, स्ट्रोक वगैरह, तो रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्ट डिसीजेस हो जाएगा। एक्सट्रीमिटीज में क्या होगा, इसमें क्या होगा, ब्लड वेसल्स जो रहेंगी वो नैरो हो जाएगी, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो वहाँ पे कम हो जाएगा। ब्लड फ्लो वहाँ पे कम हो जाएगा तो वुंड्स यानी कि कोई घाव वगैरह है तो वो जल्दी से जल्दी जो रहता है, ठीक है ना, हील नहीं हो पाएगा, भर नहीं पाएगा, ठीक है। और यहाँ पर गैंग्रीन का फॉर्मेशन होता है, यानी कि डेड टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, ठीक। अब बात करते हैं हम लास्ट पॉइंट की कि डिफरेंस क्या है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस की। तो जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस है टाइप 1, ये इसकी फ्रीक्वेंसी जो रहती है वो 10% रहती है, यानी कि बहुत कम पॉपुलेशन को होता है। और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को होता है, 90% पॉपुलेशन को नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस होता है। फिर बात करते हैं हम फैमिली हिस्ट्री की, तो लेस देन 1:5 में होता है ये, ओवर 1:2, यानी कि दो में से एक को होगा ही। अगर उसकी फैमिली हिस्ट्री में है डायबिटीज तो दो में से एक पर्सन को डायबिटीज होगा ही, ठीक है। एज देखते हैं तो अंडर 20 और मोस्टली अंडर जो रहता है अंडर 40 और मोस्टली अंडर 20। अंडर 20 जो रहते हैं सबसे ज़्यादा इसके पेशेंट पाए जाते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस के टाइप 1 के, ठीक है। और मोस्ट ओवर 40, तो 40 हमने बात करी थी, ओबेसिटी वगैरह बढ़ेगी इसलिए, ठीक। फिजिक कैसे होगा टाइप 1 का, तो नॉर्मल रहेगा या फिर थिन रहेगा, और इसमें कैसा रहेगा, तो ओबेस रहेगा, मोटा रहेगा। क्लिनिकल अपीयरेंस कैसा होगा, एक्यूट ऑनसेट रहेगा, ठीक है। और रैपिड प्रोग्रेस, बहुत जल्दी ही इंसुलिन की डेफिशिएंसी होने लगेगी, ठीक है। और इसमें क्या होगा, डिलेड रिकॉग्निशन, धीरे धीरे होता है और ग्रेजुअल प्रोग्रेस होते हैं, ठीक है ना, बढ़ता रहता है लगातार, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे। इसमें क्या होता है, इंसुलिन जो रहता है लो रहता है या फिर एब्सेंट रहता है, पूरी तरीके से खत्म हो जाता है या फिर बहुत कम अमाउंट में रहता है। इसीलिए इसीलिए इंसुलिन हमें बाहर से इंजेक्ट करवाना ही पड़ता है, उसे देना ही पड़ता है पेशेंट को। और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट जो रहता है नॉर्मल अर्ली बहुत कम रहता है, मतलब हम नॉर्मली रहता है, उसके बाद धीरे धीरे जो रहता है इंसुलिन की कमी आने लगती है। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, इसमें इंसुलिन तो देना ही पड़ेगा और डाइट का भी ख्याल रखना पड़ेगा। इसमें क्या है, अगर आप डाइट अच्छे से दे रहे हो, एक्सरसाइज करवा रहे हो और कुछ ड्रग्स वगैरह दे रहे हो तो पेशेंट जो रहता है अच्छी तरीके से चलता रहता है, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा है डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में। सबसे पहले चलिए जल्दी इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन देखी, ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर था जिसमें से क्या हो रहा था, कैरेक्टराइज बाय हाइपरग्लाइसीमिया, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जा रहा था। किस किस कारणों की वजह से इंक्रीज हो रहा है, तो इंसुलिन का सिक्रीशन में अगर डिफेक्ट आ गया, इंसुलिन के एक्शन में डिफेक्ट आ गया, या फिर दोनों चीज़ों में। डायग्नोज करने के लिए देखा था तो नॉर्मल लेवल कितना होता है, 70 से 120 होता है। फास्टिंग में अगर 126 से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना, भूखा है 8, 10, 12 घंटे से, कुछ खाया नहीं, ग्लूकोज का इंटेक नहीं लिया, उसके बाद भी अगर 126 से ज़्यादा आ रहा है तो क्या होगा, डायबिटीज मेलाइटिस की। रैंडमली कभी भी चेक किया आपने 200 से ज़्यादा आ रहा है तो डायबिटीज़ की कंडीशन है। 2 घंटे पहले ग्लूकोज दिया और उसके बाद चेक किया तो कितना आ रहा है, 200 से ज़्यादा आ रहा है तो डायबिटीज़ की कंडीशन है। और ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c अगर 6.5 से ज़्यादा आ रहा है तो वो डायबिटीज़ की कंडीशन को बताता है। उसके बाद होम्योस्टेसिस जो रहती है, बैलेंस जो रहता है इंसुलिन और ग्लूकेगॉन हार्मोन का, ये 3 प्रोसेस से अल्टर होता है। पहला, ग्लूकोज का प्रोडक्शन लीवर में कैसा हो रहा है, ग्लूकोज का अपटेक हो रहा है कि नहीं स्केलेटल मसल से, और इंसुलिन और ग्लूकेगॉन का एक्शन हो कैसा है, मतलब सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हार्मोनल मैकेनिज्म में हमने क्या देखा था, जब हम फास्टिंग कर रहे थे तो ग्लूकेगॉन का हार्मोन लेवल बढ़ा हुआ था, इंसुलिन का लेवल कम था, ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रही थी, ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो रही थी, ग्लूकेगॉन का ग्लाइकोजन का सिंथेसिस हो रहा था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जब हमने मील ली, खाना खाया, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, तो इंसुलिन का लेवल बढ़ गया, ग्लूकेगॉन का लेवल जो था कम हो गया और ग्लूकोज अपटेक जो रहता था इंक्रीज हो गया। टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस की पैथोजेनेसिस देखी थी तो ये ऑटो इम्यून डिसीज थी। इसमें इम्यून इफेक्टर सेल्स क्या कर रही थी, डिस्ट्रक्शन कर रही थी आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स का,
ठीक है, और वो क्या कर रही थी, बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रही थी, इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो रहा था। टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस में जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर दोनों प्ले कर रहे थे इंपॉर्टेंट रोल। जेनेटिक में अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में है तो उसको 5 से 10% ज़्यादा रिस्क रहता है। एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या आ जाएगा, ओबेसिटी, जिसको सेंट्रल ओबेसिटी है तो वो क्या होगा, इंसुलिन में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाएगा, सीडेंटरी लाइफ साइकिल रहेगी, है ना, कार्डिनल मेटाबॉलिक एबनॉर्मेबिलिटीज हो सकती हैं उसे। उसके बाद दो हमने टू कार्डिनल साइंस कौन से देखे थे प्रत्यात्म लक्षण, कि इंसुलिन में रेजिस्टेंस अगर हो रहा है पेरिफेरल टिश्यूज से, और या फिर दूसरा इनएडिक्वेट इंसुलिन का सिक्रीशन हो रहा है बीटा सेल डिसफंक्शनिंग की वजह से। ठीक है, उसके बाद हमने देखा इंसुलिन का रेजिस्टेंस की वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा था, तो वो क्या कर रहा था, ग्लूकोनियोजेनेसिस करके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा दे रहा था और ग्लूकोज के अपटेक को डिक्रीज कर रहा था, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो रही थी, मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा था ग्लूकोज में, जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड में इंक्रीज हो रहा था। डिफरेंस जब देखे हमने क्लिनिकल फीचर्स क्या देखे, कि किसी भी एज में हो रहा है, इसमें इंसुलिन जो रहती है पूरी तरीके से चली जा रही है, हनीमून पीरियड कह रहे हैं उसे, बीटा सेल्स एग्जॉस्ट हो जा रही है, इंसुलिन का रिक्वायरमेंट है, बाहर से हमें इंसुलिन को देने की जरूरत है। टाइप 2 में क्या होगा, ओल्डर एज में ही होता है, ठीक है, 40 से ज़्यादा की एज में। ओबेसिटी क्या इसका मेन रीज़न है। अब आजकल क्या हो रहा है, बच्चों को बहुत ज़्यादा होने लगा है सीडेंटरी लाइफ साइकिल की वजह से। इसमें क्या होगा, फटीग होगा, डिजीनेस होगा, ब्लड विजन। 3 टायर्ड कौन कौन से थे, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया, यानी कि बहुत ज़्यादा भूख लगना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन इंक्रीज हो जाना। फिर हमने मेजर कॉम्प्लिकेशंस देखे थे कि आई में क्या होगा, तो रेटिनोपैथी, कैटरैक्ट, ग्लूकोमा। किडनी में क्या होगा, तो नेफ्रोपैथी। ठीक है, न्यूरोपैथी में क्या हो जाएगा, नंबनेस आ जाएगी, गैंग्रीन का फॉर्मेशन होना चालू हो जाएगा। ब्रेन में क्या होगा, तो ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक आ जाएगा, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। हार्ट में क्या होगा, तो रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्ट डिसीज बढ़ जाएगा। एक्सट्रीमिटीज में क्या होगा, तो नैरोइंग होने लगेगी ब्लड वेसल्स की, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। वुंड्स जो रहेंगे वो हील नहीं कर पाएंगे, बहुत धीरे 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 स्लोली हील होंगे, ठीक है, भरेंगे, और गैंग्रीन का फॉर्मेशन है। फिर हम दोनों में डिफरेंस देखा कि फ्रीक्वेंसी जो थी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस टाइप 1 की 10% थी, इसकी 90%। लेस देन 1:5 है, ठीक है ना, और ये दो में से एक को होगा ही होगा अगर उसकी फैमिली हिस्ट्री में तो है। उसके बाद एज की बात करी थी तो अंडर 40, मोस्टली अंडर 20 से भी कम वाले, मतलब बहुत ज़्यादा यंग एज में होता है, ठीक है, और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट जो रहता है 40 के बाद होता है। इसमें फिजिक्स जो रहती है वो नॉर्मल रहती है या फिर पतला रहता है, इसमें मोटा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक्यूट ऑनसेट रहता है, रैपिड प्रोग्रेस रहता है, इसमें डिलेड रिकॉग्निशन, धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है, ग्रेजुअल प्रोग्रेस रहता है। इंसुलिन इसमें या तो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है या बहुत कम अमाउंट में रहता है। इसमें जो रहता है, ठीक है ना, पहले रहता है, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा कम होना चालू हो जाता है। ट्रीटमेंट में क्या है, इसमें इंसुलिन जो रहती है हमेशा देनी ही पड़ेगी, और डाइट भी मेंटेन करनी पड़ेगी। इसमें डाइट मेंटेन करिए, एक्सरसाइज करवाइए और कुछ ड्रग्स दीजिए, तो पेशेंट जो रहता है अच्छे से रह सकता है। तो ये आज का था हमारा डायबिटीज मेलाइटिस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मेदो व स्त्रोतस की किसी और व्याधि को देखेंगे। तो तब तक के लिए इसे पढ़िए, और कोई भी डाउट हो तो आप उसे ग्रुप सेक्शन डाउट सेशन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।